कहते हैं कुछ रातें ऐसी होती हैं जो हमें पूरे जीवन भर याद रह जाती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक रात की है, कुलधरा के पास बसे एक छोटे से गांव की। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा है। हर शाम उसके नीचे कुछ बुद्धिजीवी, कुछ बुजुर्ग और अलग-अलग वर्गों के लोग आकर बैठते हैं। रात गहराने तक वहां गंभीर मुद्दों पर धीमी आवाजों में बातचीत होती रहती है और यही बातचीत उस जगह को हमेशा चहल पहल से भर देती है। करीब 1 महीने पहले आई भीषण बाढ़ ने इस गांव का रूप बदल कर रख दिया था। तालाब और पोखर अब भी पानी से लबालब भरे पड़े हैं। इन्हीं जल भराव वाले तालाबों और पोखरों में हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के डूब जाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। और आज उसी मुद्दे पर कुलधरा के इस छोटे से गांव भानगर के पीपल के पेड़ के नीचे बातचीत पहले से ज्यादा तेज और गंभीर थी। कितनी रातें बीत गईं, पर इस पोखरे की शांति अब डराने लगी है। पहले यही पानी हमारे जीने का सहारा था, अब उसी ने सब निकल लिया। हाँ रघुवीर, बाढ़ तो आई और चली गई, पर जो छोड़ गई ना, वह सड़ांध, वह सन्नाटा। लगता है जैसे गांव की रूह अब भी कहीं वहीं अटकी पड़ी है। बाबा, कल शाम मैं तालाब किनारे से लौट रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन पलट कर देखा तो बस पानी में हल्की लहरें थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उसमें कदम रखे हों। डर नहीं रामू, वहम है। बाढ़ के बाद सबको यही लगता है। कभी अपनी परछाई देख डर जाते हैं, कभी किसी जानवर को आत्मा समझ लेते हैं। नहीं गौरव, ये सिर्फ वहम नहीं है। पिछले महीने जब भोलू का लड़का डूबा था तो किसी ने नहीं देखा वह कैसे गया, लेकिन उसकी लाश मिली तो हाथ में नीली चूड़ी बंधी थी। गांव की औरतें तो अब वहां जाना ही छोड़ चुकी हैं। नीली चूड़ी, वही तो, हर बार वही निशानी। पहले सुमित्रा, फिर गीता, फिर वह बच्चा, सबके हाथ में एक ही चीज मिली। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? काका, कुछ लोग कहते हैं उस पोखरे में कोई और भी है, कोई जिसे चैन नहीं मिला। जब बाढ़ आई थी तो वो पुरानी कोठी ढह गई थी ना, उसी में कोई दबा था शायद। बस करो ये भूत प्रेत की बातें। हर बात में डर मत ढूंढो। आदमी अगर डर में जीने लगे तो जी ही नहीं सकता, मरने से पहले मर जाएगा। कहना आसान है बेटा, पर जब रात को वही तालाब किसी की पुकार बन जाए ना, तो हिम्मत भी कांपने लगती है। मैंने भी सुना है वो आवाज। 3 दिन पहले मैं देर रात अपने बैल को बांधने गया था। तालाब की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज आई, इतनी धीमी जैसे कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। मैंने लालटेन बढ़ाई, पर वहां कोई नहीं था, बस पानी था और उसकी सतह पर एक नीली चूड़ी तैर रही थी। काका, क्या आपने किसी को बताया? किसे बताता बेटा, गांव के लोग तो अब इन बातों पर हंसते हैं, कहते हैं बुढ़ापे में आंखें धोखा देती हैं। पर मैं जानता हूं, वह आवाज असली थी। वह दर्द था, किसी का अधूरा दर्द। कहते हैं ना, जब कोई इंसान बेमौत मरता है तो उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है जब तक उसे शांति ना मिले। शायद ये वही आत्मा है जो अब भी किसी अपने को ढूंढ रही है। अगर सच में ऐसा है तो ये पता लगाना जरूरी है कि वो कौन थी। आखिर कौन है जो अब भी हमें देख रही है। काका, बाबा, गांव के बुजुर्ग कहते हैं ना
कि कुलधरा का श्राप अब भी जिंदा है। शायद वो ही बाढ़ उसी श्राप का हिस्सा थी, और ये मौतें भी। श्राप तभी असर करता है बेटा, जब लोग अपने दिल से इंसानियत को भूल जाते हैं। हमने धरती से लिया तो बहुत, पर लौटाया क्या? खेतों को, पेड़ों को, पानी को। शायद अब धरती हिसाब ले रही है। मैंने अपने जीवन में बहुत बाढ़ें देखीं, बहुत मौतें देखीं, पर ऐसी नहीं। ये जो हो रहा है, ये पानी का खेल नहीं है। ये किसी के अधूरे वादे की सज़ा है। वादे की सजा? हाँ, 30 साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी, राधा। उसकी शादी गांव के बाहर के एक व्यापारी से तय हुई थी, लेकिन बाढ़ की एक रात वो गायब हो गई। किसी ने कहा वह भाग गई, किसी ने कहा वह डूब गई, पर सच्चाई किसी ने नहीं जानी। और जब भी गांव में बाढ़ आती है, लोग कहते हैं राधा की आत्मा लौट आती है। तो क्या वही चूड़ी वाली औरत राधा हो सकती है? नाम चाहे जो भी हो, दर्द वही है बेटा। जो अधूरा रह गया वही लौटता है। अब चारों एक दूसरे को देख रहे थे। किसी के होठ सूख चुके थे, किसी के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें चमक रही थीं। भानगर की उस रात पीपल के नीचे बैठी वे चारों परछाइयां अब पहले जैसी नहीं रहीं। उनकी आंखों में केवल डर नहीं था, बल्कि एक एहसास भी कि कुछ कहानियां कभी मिट्टी में नहीं दफन होती, वे हवा में तैरती रहती हैं, और जब वक्त आता है तो खुद ब खुद सुनाई देने लगती हैं। बारिश के बाद की कच्ची जमीन से मिट्टी की गंध उठ रही थी। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे, और हवा में पीपल की पत्तियां कांप रही थीं। इसी खामोशी में गांव के बाहर एक छोटे से घर की मटमैली दीवारों के बीच एक कमरा था, जहां एक दिया अब भी जल रहा था। दिए की मध्यम रोशनी में दीवार पर टंगी एक तस्वीर चमक रही थी। तस्वीर में एक मुस्कुराती हुई औरत, और ठीक उसके सामने खड़ा था 8 साल का एक बच्चा। नाम था आरुष। उसकी आंखें लाल, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ। उसके बगल में खड़ा था उसका बाप वीरेंद्र, उम्र लगभग 35। आंखों में नींद नहीं, बस खालीपन। पापा, मम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गईं? आपने तो कहा था ना कि वो ठीक हो जाएंगी। उन्होंने खुद कहा था कि मेरा पतंग अगली बार साथ उड़ाएंगी। झूठ बोला था पापा। क्या उन्होंने भी झूठ बोला? नहीं बेटा, तेरी मम्मी झूठ कभी नहीं बोलती थी, पर शायद भगवान को वो हमसे भी ज्यादा प्यारी थी, इसलिए वो उन्हें अपने पास बुला ले गया। लेकिन पापा, भगवान ऐसा क्यों करता है? क्या हम अच्छे नहीं थे? मम्मी को पानी से डर लगता था, फिर वो कैसे उस बाढ़ में चली गईं? आपने क्यों नहीं पकड़ा उन्हें पापा? आपने क्यों नहीं बचाया? मैंने बचाने की कोशिश की थी बेटा। उस रात पानी जानवर बन गया था, सब कुछ तोड़ रहा था। मैंने उनका हाथ पकड़ा था, कसकर पकड़ा था, पर पानी ने उन्हें मुझसे छीन लिया, और मैं कुछ नहीं कर पाया। दोनों के बीच चुप्पी गिरती है, जैसे कोई अदृश्य दुख कमरे की दीवारों पर उतर आया हो। दिए की लौ धीमी पड़ जाती है। पापा, क्या मम्मी वापस आएंगी? लोग कहते हैं जो पानी में जाते हैं वो कभी कभी लौटते भी हैं।
क्या वो भी लौटेंगी मुझे सुलाने, मेरे माथे पर हाथ फेरने? वो वापस नहीं आएंगी बेटा, पर मेरा यकीन है उनका आशीर्वाद, उनका साया हमेशा हमारे साथ रहेगा। सावित्री, सुन रही हो ना? तुम्हारा बेटा आज पहली बार तुमसे शिकायत कर रहा है। माँ, अगर सच में सुन सकती हो तो एक बार आ जाना, बस एक बार। रात को अंधेरा बहुत डराता है। वो पोखरे के पास से आती आवाजें, वो चीख, मैं सुनता हूँ माँ, मैं सच में सुनता हूँ। वीरेंद्र की सांस कमरे में ठहर सी गई थी। दिए की मध्यम लौ की हल्की झिलमिलाहट ने कमरे की दीवारों पर डर और बेचैनी के परछाएं बना दिए थे। बाहर की हवा ठंडी और नम पर्दों के बीच से फिसलकर भीतर आ रही थी, और वही धीमी टप टप जैसी सिसक तालाब की ओर से अब कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। पापा, वह फिर आ रही है। वह बोली थी, आरू, मैं पास हूँ। आरुष, डर मत, पापा है ना, मैं हूं। आरुष ने चित्र से अपना चेहरा अलग किया और खिड़की की तरफ देखा। उसके भीतर डर तो था, पर साथ ही एक अजीब उम्मीद भी, मानो उसने पहले भी कई रातों में उस आवाज से बात की हो। वीरेंद्र ने उसकी बांह पकड़ी और खिड़की के पास खड़े हो गए। बाहर का अंधेरा गहरा था। पीपल की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। तालाब की दिशा से धुंध उठ रही थी। उसकी सतह पर हल्की हल्की चमक थी, जैसे चांदनी पानी में उलझकर टूट गई हो, और फिर धीरे धीरे पानी की सतह पर एक आकृति उभरने लगी। एक औरत का साया, सफेद साड़ी में, गीले बालों के साथ, और हाथ में वही नीली चूड़ी। सावित्री, तुम आ गए। वीरेंद्र, तुमने सुना, तुमने महसूस किया? मैंने सुना सावित्री, मैंने सुनी। सावित्री धीरे धीरे वीरेंद्र के पास बढ़ी। पानी की हल्की लहरें उसके पैर छू रही थीं। उसकी आंखें बंद थीं, पर जब उसने वीरेंद्र को देखा तो उसके चेहरे पर पुराने दर्द और थकान की झलक थी। तुमने मुझसे वादा किया था, कहा था कि चाहे कुछ भी हो तुम साथ रहोगे, पर उस रात तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैंने सोचा तुम्हें बचा लूंगा, पर पानी ने सब कुछ बदल दिया। मैंने पहले आरुष को बचाया और फिर लौट कर गया, पर तुम न थी। मैं हर रोज तुम्हें ढूंढता रहा, पर खाली हाथ लौटा। तुम कह रहे हो कि उस रात तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, क्यों नहीं खींचा? मैंने कोशिश की, पर पानी ने, उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मैं कुछ नहीं कर सका। सावित्री कुछ पल खामोश रही। उसकी आवाज में अब केवल थकान थी, कोई गुस्सा नहीं। पानी की सतह में उसकी परछाई धीरे धीरे फैल रही थी। मैं मोक्ष नहीं चाहती वीरेंद्र, मैं केवल ये देखना चाहती हूँ कि तुम सच कह रहे हो। डर और पछतावे से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम किसी की मदद कर सको तो शायद मेरा दर्द भी कम हो। मैं सब कुछ करूंगा, जो भी करना होगा मैं करूंगा। मैं इस गांव को सच बताऊंगा और किसी की जान बचाऊंगा। पापा,
माँ कहती है कि डर से काम मत करना, सिर्फ सच्चाई से। सावित्री ने तालाब की सतह की ओर इशारा किया। वहां दूर से हल्की आहट आई। गांव के लोग तालाब की ओर बढ़ रहे थे। उनकी रोशनी पानी में टकराकर झिलमिला रही थी। हमें उसकी पुकार सुननी होगी। डर और क्रोध इसे बढ़ा देंगे। संयम ही इसे शांत कर सकता है। ऐसी आत्माएं तब शांत होती हैं जब उनकी कहानियां सुलझाई जाती हैं। अगर हमने किसी को कर्जदार छोड़ा है तो उसे चुकता करना होगा। मैं सब कुछ बताऊंगा, जो भी हुआ मैं सबको बताऊंगा। जो भी मदद चाहिए मैं लूंगा। मैं इस गांव को सच दूंगा। पापा, मैं जानता हूँ आप सही करेंगे। तालाब की हवा में बदलाव आया। हल्की चुप्पी, पर उसमें आस्था की झलक भी। गांव वाले इकट्ठे हुए, बातें होने लगी, पुरानी घटनाएं याद की गईं। गलियों में फिर से पुरानी कहानियां उठने लगीं। वे बातें जो समय की धूल में दब चुकी थीं। गांव की रात अब सिर्फ डर की रात नहीं रह गई थी, ये सच खोजने की रात बन गई थी। और वहीं तालाब की सतह पर हल्की सी चमक थी, जैसे सावित्री की आत्मा धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ रही हो। जो करना है प्रेम और सच्चाई से करना, डर से नहीं। और अगर तुम किसी की मदद करोगे सच में, तो मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी। वीरेंद्र ने आंसुओं भरी आंखों से आरुष को देखा। बच्चे की आंखों में भरोसा और उम्मीद दोनों झिलमिला रहे थे। तालाब की सतह अब शांत थी। नीली चूड़ी पानी में डूब गई और वही हल्की हवा, वही ठंडी चुप्पी, सब कुछ शांति में बदल गया। अब गांव में एक नई सुबह आने वाली थी। वो सुबह जिसमें सच सामने आएगा, अपराध और डर का सामना होगा, और शायद किसी की आत्मा को मोक्ष मिलेगा। वीरेंद्र ने बेटे का हाथ कसकर पकड़ा और तय कर लिया, अब वो केवल पछतावे में नहीं जिएगा, बल्कि सही काम करके इतिहास को बदल देगा। अगली सुबह भानगढ़ का गांव अभी भी ठंडी हवा और मिट्टी की नमी में लिपटा हुआ था। पीपल के पेड़ के नीचे की खामोशी कुछ कह रही थी, जैसे अभी भी रात की घटनाएं गांव के भीतर गूंज रही हों। चौपाल की ओर कुछ गांव वाले धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बुजुर्ग, जवान और बच्चे सब आज सुबह एक ही जगह इकट्ठा हुए थे। चौपाल का लकड़ी का ढांचा अभी भी पुरानी बारिश की बूंदों से भीगा हुआ था और मिट्टी पर हल्की धूल भीगी हुई थी। बिल्कुल सही काका। लोग अब डर और अफवाह में फंस रहे हैं। तालाब के पास जाने वाले भी अब डरते हैं। हमें यह समझना होगा कि कौन पीछे रह गया और क्यों। बाबा, कल शाम मैं देख रहा था कि तालाब के पास कुछ अजीब रोशनी चमक रही थी और अचानक ऐसा लगा जैसे कोई हमारी ओर देख रहा हो। बस रामू, डर की बातें छोड़ो। हमें पता लगाना है कि क्या सच में कोई आत्मा है या केवल हवा और पानी का वहम। लेकिन जैसे ही वे बातें कर रहे थे, चौपाल के दरवाजे की ओर से हल्की खटखट सुनाई दी। सभी ने पलटकर देखा और उनके होश उड़ गए। मुझे मदद चाहिए। कौन हो तुम? ये चौपाल और ये गांव यहां क्यों आए बिना कपड़ों के? मैं उस रात तालाब में डूब गया था, पर अभी तक लौट नहीं पाया। कोई मुझे नहीं जानता, कोई मुझे नहीं ढूंढता। ये नामुमकिन है। तालाब के पास कोई औरत या आदमी बेमौत कैसे भटक सकता है और सीधे चौपाल तक आ सकता है? काका, मुझे डर लग रहा है। उसकी आंखों में कुछ है, कुछ ऐसा जिसे मैं पहले कभी नहीं देखा। अजनबी का शरीर ठंडा और गीला था।
उसकी आंखों में पानी की गहराई की झलक थी और उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। गांव के लोग धीरे धीरे पास आए, पर उनके कदम भी डर और रहस्य में फंसे थे। ये तालाब और ये जगह सच में किसी रहस्य को छुपा रही है। अजनबी तो केवल संकेत है। हमें अब ये देखना होगा कि कौन सच में मदद की उम्मीद में आया है और कौन केवल भय के पीछे। जैसे ही अजनबी चौपाल में आया, तालाब की ओर हल्की हवा चली, पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिली और पीपल के पत्तों से अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई पुराना रहस्य अपनी आवाज दे रहा हो। मैं उस रात नहीं मरना चाहता था, पर पानी ने मुझे खा लिया। मुझे लगता है जैसे कोई मेरी आत्मा अभी तक नहीं छू रही। ये वही तालाब है, वही नीली चूड़ी, वही आवाज। अब मैं समझ गया, ये सिर्फ एक बच्चा या औरत नहीं है, यहां कुछ और भी है जो खुद को यहां फंसा हुआ मानता है। अगर सच में आत्मा या आत्माएं हैं तो हमें उनका सम्मान करना होगा। डर, गुस्सा या उपेक्षा उन्हें शांत नहीं करेगी। हमें उन्हें मार्गदर्शन देना होगा। पर बाबा, अगर ये सच में वही तालाब की आत्मा है तो वो क्यों अकेली नहीं आई? क्यों कोई अजनबी भी भटक कर यहां आ गया? अजनबी ने धीरे धीरे चारों ओर देखा। उसकी आंखें अब गांव के लोगों के चेहरे पर टिक गई, मानो वो किसी पहचान को ढूंढ रहा हो। किसी ने मुझे बताया था कि जो तालाब में फंसता है उसकी आत्मा कहीं और जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ। मैं बस यहां तक आ गया। तो ये वही घटना है। तालाब में जो बेमौत गए उनकी आत्माएं अब भटक रही हैं और यही अजनबी हमारी चौपाल तक आकर हमारी मदद मांग रहा है। तभी चौपाल की दूसरी ओर हल्की हलचल हुई। एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे आई। हाथ में पुराने कागज और चित्र थे। ये सब सच है, मैंने भी देखा है। कई साल पहले इस तालाब में कई लोग बेमौत गए थे और उनकी आत्माएं कभी चैन से नहीं सोईं। मैं उनके नाम और उनकी कहानियां संजो कर रखती हूँ। अब समय है कि उनका सच सामने लाया जाए। तो ये तालाब केवल पानी का नहीं, ये हमारे इतिहास और भूलों का भी प्रतिबिंब है, और अजनबी हमें ये दिखाने आया है। जैसे ही ये बातें हुईं, चौपाल में अजीब ठंडी हवा चल गई। छत की लकड़ी अपने आप कंपकपाने लगी। अजनबी धीरे धीरे पीछे हट गया और तालाब की ओर इशारा किया। जो भी सच है उसे उजागर करो, अन्यथा ये तालाब और इसकी आत्माएं हमेशा हमारी नींद में आएंगी। काका, हम क्या करें? क्या ये अजनबी सच में वही आत्मा है जो हमें पहले भी डराती रही? हमें उसे शांत करना होगा। उसकी कहानी सुननी होगी। हर व्यक्ति को याद करना होगा कि जब कोई बेमौत मरता है तो उसकी आत्मा अभी भी यहाँ है। हमें उसे मार्गदर्शन देना होगा, डर से नहीं।